Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching ProTax अड्डा। दोस्तों आज है क्लास नंबर 25, सैलरी की है क्लास नंबर 7। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले अपने पास पेंशन के बारे में, और पेंशन के साथ साथ हम कम्यूटेड पेंशन की भी यहाँ पर बातें करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपने हमारी पिछली सारी वीडियो लेक्चर सीरीज देखे होंगे सो दैट आपको क्लियरली चीजें समझ में आएंगी। मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर एक बार क्लास 1 से लेकर अभी तक की क्विक रिविजन लगवा देता हूँ सो दैट हमारे माइंड में हर चीज बिल्कुल क्लियर रहेगी। ठीक है, चलिए मैं एक बार रिविजन लगवाता हूँ। तो रिविजन हमारी कुछ इस तरीके से थी कि हमने पढ़ा था सैलरी चैप्टर। ठीक है, तो सैलरी चैप्टर के लिए सेक्शन नंबर 15 हमने देखा। सेक्शन नंबर 15 कहता था कि दो लोगों के बीच में अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी देगा वो सब सैलरी हेड के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्स कर दिया जाएगा। और सैलरी हेड में टैक्स करने के लिए ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी अगर ड्यू पहले हो गई है तो पहले टैक्स कर दिया जाएगी, और अगर रिसीव पहले हो गई एडवांस बेस पर तो आपका एडवांस बेस पर टैक्स कर दिया जाएगा। जो भी दोनों में से अर्लियर होगा वो टैक्स हो जाएगा। और सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन नंबर 15। ठीक है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की। सेक्शन नंबर 16 के अंदर 3 पार्ट आता है। सेक्शन 16 क्लॉज 1A, सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 16 क्लॉज 3। इन सबको पढ़ने के लिए पहले हमें बेसिक कंपोनेंट ऑफ सैलरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड बी बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एक्सपर्टाइज के आधार पे उसके द्वारा दी गई सर्विसेज की कीमत निकालता है, जिसको हम बेसिक पे के नाम से जानते हैं। दूसरा, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डीएनएस अलाउंस दे सकता है, जिसे बोलते हैं महंगाई भत्ता। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है उस तरह से जो परचेजिंग पावर है एम्प्लॉय की वो कम होती जा रही है, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता। तीसरा, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या दे सकता है, बोनस। बोनस क्या होता है कि जो एम्प्लॉय लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है, तो उस प्रॉफिट का एक शेयर अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना, दैट इज कॉल्ड बी अ बोनस। तो बोनस भी सैलरी का ही एक पार्ट होता है। फोर्थ होता है कमीशन या फिर फीस। जो लोग टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं तो उनका क्या होता है, कमीशन बंधा होता है। तो ये चारों कंपोनेंट हमारे सैलरी के ही पार्ट माने जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अलाउंसेस की। अलाउंसेस का मतलब होता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश बेनिफिट दे सकता है, जिसको हम अलाउंस के नाम से जानते हैं। यही अगर वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देगा तो हम उसे परक्विजिट के नाम से जानते हैं, यानी उसकी फैसिलिटी के नाम से हम उसे जानते हैं। जैसे एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया, एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा दी, तो ये सब क्या कहलाती है, परक्विजिट कहलाती है। तो अलाउंसेस और परक्विजिट भी सैलरी के ही पार्ट माने जाते हैं। तो देखिए सैलरी में क्या क्या है, एक तो आपका बेसिक पे है, डीएनएस अलाउंस है, बोनस आया, कमीशन आया, परक्विजिट्स आया, अलाउंसेस है। इन सबको जोड़ लेने के बाद हमको मिल जाती है हमारी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी मिलने के बाद अब हम माइनस करेंगे इसमें से कुछ डिडक्शन। अब जो मैं बात कर रहा था सेक्शन नंबर 16 की, यहाँ पर सेक्शन 16 के 3 पॉइंट्स आएंगे और तीनों की तीनों डिडक्शन के ही पॉइंट है। तो पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 16 क्लॉज 1A, जो बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में। ये क्लॉज हमें ये बताता है कि हर एक एम्प्लॉय को जिसकी भी ग्रॉस सैलरी है उसकी ग्रॉस सैलरी या फिर 50,000, जो भी दोनों में से कम होगा, हम उसकी उसे क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से जानते हैं। फिर सेकंड है हमारा सेक्शन 16 क्लॉज 2, जिसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकता है, बट जब हम इसके डिडक्शन की बात करते हैं तो इसकी डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। कितनी मिलती है, जो भी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होगा। पहला पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, नंबर 2 ₹5,000 एंड नंबर 3 इज 20% ऑफ बेसिक पे। जो भी तीनों में से लोअर होगा उतनी की आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का सेक्शन 16 क्लॉज 2 के अंदर क्या मिल जानी है, डिडक्शन मिल जानी है। फिर तीसरा सेक्शन आता है सेक्शन 16 क्लॉज 3, जो हमें बताता है किसके बारे में, प्रोफेशनल टैक्स के बारे में। देखिए प्रोफेशनल टैक्स को लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार आर्टिकल नंबर 276 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, जहां पर राज्य सरकारों को यह अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने राज्य के अंदर एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पर एक टैक्स चार्ज कर सकते हैं, जिसको प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। यदि एक एम्प्लॉय अपना प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स चार्ज करते समय उस पर्टिकुलर चीज की क्या दे देगी, आपको डिडक्शन दे देगी। वो भी कौन से सेक्शन में, सेक्शन 16 क्लॉज 3 के अंदर दे देगी, जिसको प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। कितना, जितना एक्चुअली पे किया गया है, और 2500 रुपीज पर एनम, विच एवर इज लोअर, जो भी दोनों में से कम होगा उतना। ठीक है, बट यही अगर एम्प्लॉय ने
एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले ही आपकी सैलरी में ऐड होगा, उसके बाद इस चीज़ की क्या मिलेगी, आपको डिडक्शन मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखिए कि इसकी जो डिडक्शन है वो पेड बेसिस पर मिलती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए पिछले 2 सालों से मेरा प्रोफेशनल टैक्स ड्यू था जिसको मैंने पे नहीं किया, तो ऐसे केस में मुझे सेक्शन 16 क्लॉज 3 की कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। बट अगर मैं पे कर दूंगा इकट्ठा एक साथ, तो जिस साल भी मैं इकट्ठी पेमेंट करूंगा तो उस पर्टिकुलर ईयर में मुझे पीछे की पूरी डिडक्शन मिलेगी, जो कि 2,500 से भी ज्यादा हो सकती है। बोलो बात समझ। ये तीनों डिडक्शन माइनस करने के बाद ग्रॉस सैलरी में से क्या आ जाता है, नेट सैलरी आता है। और ये वही नेट सैलरी है जो आपका इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी सेक्शन 15 से 17 के अंदर कवर होता है। फिर हमने अपने पास सेक्शन नंबर 17 के भी देखे थे 3 सेक्शन, सेक्शन 17 क्लॉज 1, सेक्शन 17 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 17 क्लॉज 3। सेक्शन 17 क्लॉज 1 के अंदर हमने डेफिनेशन ली थी किसकी, सैलरी की। आपको याद है सैलरी की डेफिनेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था, सैलरी का मतलब होता है वेजेस, वेजेस के साथ कोई एन्युटी हो गया, कोई पेंशन हो गया, कोई ग्रेचुटी हो गया, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, और अग्निपथ वीर स्कीम वाला सेक्शन 80CC-H वाला कंट्रीब्यूशन हो गया एम्प्लॉयर का, और 80CC-D वाला कंट्रीब्यूशन हो गया जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कवर होता है। ये सारे कंपोनेंट थे हमारे सैलरी के। इतनी चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन एक पॉइंट और हमने पढ़ना शुरू किया था, दैट इज रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट आपके 6 टाइप के होता है, जल्दी से याद करो कौन कौन से। सबसे पहला ग्रेचुटी, दूसरा पेंशन, तीसरा लीव इनकैशमेंट, चौथा रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, पांचवा वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, और छठा आपका प्रोविडेंट फंड। ये 6 चीजें कहलाती है रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स, जिसको हम आरबीएस के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी ग्रेचुटी के ऊपर कि ग्रेचुटी क्या होता है। तो सुनिए ग्रेचुटी क्या होता है। ग्रेचुटी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। यदि आपको ग्रेचुटी आपके एम्प्लॉयर से मिल रही है तो एक बात याद रखना, ये टैक्स भी हो सकती है, ये एग्जम्प्ट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। देखिए ग्रेचुटी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, यानी अभी आप काम कर रहे हैं, रिटायर नहीं हुए, तो ऐसे में ग्रेचुटी आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आपको ग्रेचुटी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट, तो ये देखा जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपके द्वारा मिलेगी डिडक्शन ग्रेचुटी पूरी की पूरी डिडक्टेबल हो जाएगी, यानी पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर, ठीक है। लेकिन आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो देखा जाएगा कि आपको ग्रेचुटी एक्ट में कवर होने की वजह से मिली है या कवर ना होने की वजह से भी आपको मिल गई है। अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो तो 3 में से जो सबसे कम होगा उतने की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा 20 लाख रुपए, तीसरा 15 आउट ऑफ 26 इंटू में बेसिक पे प्लस डीए, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ, कि आपको क्या मिल जाएगी डिडक्शन। तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना आपका डिडक्टेबल हो जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ आते हैं, और अच्छा यहाँ जो डिडक्शन हमें मिलेगी वो सेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंदर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरफ आते हैं जहां पर ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है बट स्टिल हमको ग्रेचुटी मिल रही है, तो तीनों में से जो सबसे कम होगी वो हमारी माफ हो जाएगी। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा 20 लाख रुपीज, और तीसरा 15 आउट ऑफ 30, जबकि उसमें क्या था 15 आउट ऑफ 26, 15 आउट ऑफ 30 इंटू में बेसिक पे प्लस डीए का फॉर्मिंग प्लस कमीशन परसेंटेज में, और वो भी लास्ट 10 महीनों की एवरेज सैलरी, इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसमें पार्ट ईयर वाली बात नहीं आएगी, याद रखना। जो भी तीनों में से कम होगी वो डिडक्ट हो जाएगी एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है। तो ये सारी चीज़ हमने लास्ट क्लास में की थी। अच्छा इसमें एक स्पेशल पॉइंट हमने ये किया था, जो 15/26 या 15/30 है, ये कुछ केस में 7/15 या 7/26 हो जाएगा। वो कौन से केस हैं, जो सीजनल वाले केस होते हैं ना एम्प्लॉइज, उनकी बात की गई है। बट जो पीस रेट पर काम करते हैं उनके लिए 10 महीने की एवरेज सैलरी ना करके पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी की यहाँ पर बात की गई। ये कुछ थोड़े एक्सेप्शनल केस थे, तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो आरबीएस है ना, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, उसमें पहला पॉइंट था ग्रेचुटी सेक्शन 10. आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज सेक्शन 10(10)(a). वो किसके लिए है, पेंशन के लिए। तो आज हम पेंशन पे ना पूरी टेंशन ही खत्म कर देंगे, यानी आज की क्लास अब शुरू हुई है। दोस्तों आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि मैं हर क्लास में रिवीजन कराऊं या ना कराऊं। वैसे मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं रिवीजन कराऊं, सो दैट भले ही 5 से 7 मिनट या 10 मिनट भी जा सकते हैं, बट एटलीस्ट ये तो होगा कि हमें पीछे की क्लास का एक क्विक रिवीजन मिल गया, तो हम कभी पॉइंट भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना हम चीज़ों को बार बार सुनते हैं ना, रिकॉल हो जाता है और वो चीज़ हमें याद भी हो जाती है। ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट कर देना, अगर आपको लगता है नहीं सर रिवीजन की जरूरत नहीं है, तो मैं अपनी क्लास को सीधा स्टार्ट कर दूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 10(10)(a) के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पेंशन की। देखिए पेंशन क्या होता है, सरकार ये बोलती है कि जो एम्प्लॉय आज यंग है तो उसने अपनी जवानी का दिन आपको दिया, वो चाहता तो कहीं और या अपने सपनों को सच करने के लिए उस पर काम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने आपके सपनों को सच करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और आज जब उसके बुढ़ापे की स्टेज आ गई है तो आज तुम उसे बाहर निकाल रहे हो। तो ऐसे में एम्प्लॉयर तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसके बुढ़ापे के बारे में सोचो।
सोचो कि वो अपना बुढ़ापा बिना जॉब के, बिना काम के कैसे काटेगा, उसके बारे में तुमने क्या सोचा। तो एम्प्लॉयर ये कहता है कि ऐसा करते हैं कि जब ये कमा रहे होंगे तो हम इनका एक पेंशन फंड अकाउंट खोल देंगे, और पेंशन फंड अकाउंट खोल के रिटायरमेंट के टाइम पर इनको हम क्या देते रहेंगे, पेंशन देते रहेंगे। और इससे क्या होगा, उनकी जो सेविंग्स है वो अभी से प्रमोट होनी स्टार्ट हो जाएगी और रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और इसी के लिए 2004 के अंदर सरकार लेकर आई थी न्यू पेंशन स्कीम, आपको मैंने बताया था, जिसको रेगुलेट करती है कौन सी, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इस चीज़ को रेगुलेट करती है। बोलो क्लियर है। अब सुनिए मेरी बात को, पेंशन की। देखिए पेंशन में ना दो पॉइंट्स आएंगे, एक तो एन्युटी वर्ड आएगा और एक आएगा पेंशन वर्ड। दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, कुछ लोग इसको ना बिल्कुल सेम समझ बैठते हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नेचर सेम हो सकते हैं बट इनका जो मतलब तरीका है, जो इनकी बाकी चीज़ें हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। चलो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए मैं जहाँ जॉब करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ मेरा एम्प्लॉयर मेरा पेंशन का पैसा काटता है और उतना ही पैसा वो भी लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में मैं मेरी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मैं पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा पैसा और मेरे एम्प्लॉयर के द्वारा लगाया हुआ पैसा मुझे एक मुश्त दे दिया जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, पेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंशन बोलेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो एक मुश्त आपको दे जाए, वो इंस्टॉलमेंट के अंदर दिया जाएगा। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक पेमेंट यानी पेंशन बोलते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जब मैं एन्युटी की बात करता हूँ तो ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं जॉब ही ना कर रहा हूँ, बट मुझे मेरे रिटायरमेंट की बहुत टेंशन है कि उस एज में जाके मैं कहाँ से इनकम सोर्स कमाऊंगा, मेरी तो कहीं जॉब भी नहीं लगी क्योंकि मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। तो मैं ऐसे में क्या करवा सकता हूँ, बैंक में जाके एक एन्युटी प्लान ले सकता हूँ और उस एन्युटी प्लान में मैं अपनी जवानी के समय ही पैसा कंट्रीब्यूट करता रहूँगा और एक निर्धारित एज के बाद बैंक की साइड से एक इंस्टॉलमेंट बांध दी जाएगी कि ये पैसा आपको ब्याज समेत आपके बुढ़ापे में हम आपको देंगे, सो दैट अगर आपने कभी जॉब अपने यंग एज में नहीं भी की है तो भी आप अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकते हो। और उसको बोला गया एन्युटी। यानी एन्युटी और पेंशन एकदम से सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि जब हम पेंशन की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, लेकिन जब हम एन्युटी की बात करते हैं तो एन्युटी में एम्प्लॉयर तो होता ही नहीं है, वो इंसान खुद से अपने लिए बैंक के अंदर सेविंग्स करके रखता है ताकि उसे रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा एन्युटी की फॉर्म में मिलता रहे। बोलो क्लियर है। यस सर क्लियर है। इससे ना आपका एक बेस बना दिया। अब जब बेस बन चुका है तो दिक्कत नहीं आएगी क्लास में क्वेश्चंस करने में या इसके कॉन्सेप्ट को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन्युटी और पेंशन, एन्युटी और पेंशन सेक्शन 10(10)(a) क्या है, सेक्शन 10(10)(a). यहाँ पर देखिए पहले मैंने एन्युटी को डिफाइन किया हुआ है, फिर पेंशन को डिफाइन किया हुआ है। चलिए एक बार देखते हैं एन्युटी क्या लिखा हुआ है। Annuity is a sum payable in respect of a particular year if a person invests some money entitled him to series to equal annual sum। लिखा हुआ है कि एन्युटी एक ऐसा सम पेबल है जो एक पर्टिकुलर साल में इंसान को दिया जाता है यदि वो पर्सन अपनी जवानी के समय उस पैसे को इन्वेस्ट करे, जिससे कि उसको एक निर्धारित समय सीमा के बाद इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट उसको पे किया जाएगा, जिसको हम एन्युटी का नाम देते हैं, ठीक है। अगर ये एन्युटी रिसीव हो रहा है किसी एम्प्लॉयर को तो वो एम्प्लॉयर से रिसीव हो रहा है एन्युटी तो ये जाएगा इनकम अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी। लेकिन ये एम्प्लॉयर के अलावा किसी बैंक से या किसी इन्वेस्टर से अगर मुझे हो रहा है तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। दोस्तों ये लाइन आपको वैसे पहली बार में समझ आ जानी चाहिए, बट अगर नहीं आई तो मैं फिर से एक एग्जाम्पल देकर आपको चीज़ को समझाता हूँ। मान लीजिए मैं कहीं पर जॉब करता हूँ। अब क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे रिटायरमेंट के वक्त क्या देगा, पेंशन देगा। तो उस केस में एम्प्लॉयर की साइड से जो पेमेंट मिली है, हमने सेक्शन नंबर 15 पहले ही पढ़ा था कि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला होगा तो वो सब सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इसीलिए अगर एन्युटी रिसीव्ड हो रही है तुम्हारे एम्प्लॉयर से तो वो तुम्हारी इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि मैंने मेरे एम्प्लॉयर से कोई बात ना की और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, बट फिर भी मैंने अपनी रिटायरमेंट के लिए किसी बैंक में पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया था कि रिटायरमेंट के वक्त बैंक मुझे थोड़ा थोड़ा करके पैसा देती रहेगी। तो वो जो एन्युटी होता है उस केस में कोई एम्प्लॉयर से पैसा नहीं मिलता है, इसीलिए उस वक्त जब मैं रिटायर होऊंगा और बैंक से मुझे एक फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा, वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। किस में जाएगा बताइए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो एक बार ना मैं इस पॉइंट को दोबारा समझाऊंगा एक बार और, जिससे दिमाग में बिल्कुल चीजें बैठ जाएं। देखिए एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी एक सम पेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर इफ अ पर्सन इन्वेस्ट सम मनी। अगर एक व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर साल के अंदर और वो भी रेगुलर इंटरवल पे, तो उसे वो एंटाइटल, वो एलिजिबल हो जाता है कि कुछ समय के बाद उसको रिवर्ट में एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट मिलती रहे, जिसको वो एन्युटी के नाम से जानते हैं। एन्युटी दो जगहों से मिल सकती है, या तो आपके एम्प्लॉयर से आपको मिल सकती है
और एम्प्लॉयर के अलावा कहीं से मिल सकती है। अगर आपको एन्युटी आपके एम्प्लॉयर से मिली है तो ये आपका इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो होता है वो सैलरी हेड के अंदर टैक्स कर दिया जाता है। और अगर एम्प्लॉयर के अलावा किसी और से मिल रही है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चला जाएगा। आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं पेंशन की, ठीक है। पेंशन क्या होता है? इट इज अ पीरियोडिक पेमेंट मेड स्पेशली बाय द गवर्नमेंट और अ कंपनी टू द एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। दोस्तों इस लाइन में और एन्युटी की लाइन में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप ऊपर एन्युटी को पढ़ते हैं तो आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा फील होता है कि हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया, और फील क्या होता है, रियलिटी में इन्वेस्टमेंट प्लान ही है। जबकि पेंशन फंड रिटायरमेंट प्लान है। पेंशन फंड क्या है? रिटायरमेंट प्लान है, जो कि आप अपने एम्प्लॉयमेंट के वक्त करते हैं। अगर मैं पेंशन की बात करूं तो ये एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान है जो आप अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब जब आप काम कर रहे हो, वर्किंग होते हो, तब ये काम आप करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं लाइन टू लाइन। लिखा हुआ है इट इज अ पीरियोडिक पेमेंट। अच्छा, पीरियोडिक पेमेंट इसलिए बोला गया है बिकॉज वेन एवर यू विल बी रिटायर, आपका एम्प्लॉयर आपको एक फिक्स अमाउंट हर महीने आपको पे करेगा। दैट मीन्स पीरियोडिक पेमेंट है, मेड स्पेशली बाय द गवर्नमेंट, और ये जानबूझ के गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया जाता है। यानी गवर्नमेंट ने कुछ संस्थाओं को, कुछ कंपनीज को, कुछ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के लिए मैंडेटरी कर रखा है कि आपको अपने एम्प्लॉय के लिए ये पेंशन स्कीम तो खुलवाना ही पड़ेगा। यानी अगर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन ना होती तो शायद ही कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में इतना सोचता, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, इसीलिए एम्प्लॉयर की मजबूरी है कि उसे एम्प्लॉय के लिए पेंशन अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये एक मैंडेटरी चीज़ है, क्योंकि सरकार चाहती है कि रिटायरमेंट के वक्त कोई भी इंसान सरकार को गालियां ना दे, क्योंकि वो सिस्टम को दोष देगा सीधा। लेकिन अगर यही उसके पास पैसा होगा तो वो सिस्टम को दोष नहीं देगा और वो अपनी लाइफ जो बची हुई है उसको अच्छे से सर्वाइव करेगा, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं। पेंशन इट इज अ पीरियोडिक पेमेंट मेड स्पेशली बाय गवर्नमेंट। स्पेशली किसके द्वारा बनती है? गवर्नमेंट के द्वारा या किसी कंपनी के द्वारा। किसके लिए? अपने एम्प्लॉयज के लिए, टू द एम्प्लॉय। किसके लिए? अपने एम्प्लॉय के लिए, इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। और ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उनके एम्प्लॉय के द्वारा कोई पास्ट में सर्विसेज दी गई है। फालतू में किसी एम्प्लॉय का थोड़ी आप पेंशन फंड अकाउंट क्रिएट कर दोगे, वो तो इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो एम्प्लॉय आपको पीछे कभी कोई सर्विसेज दे चुका है या अभी दे रहा है, इसलिए आपने उसके लिए फ्यूचर के बारे में सोचा है। उसे क्या बोलते हैं? पेंशन। तो बताइए एन्युटी और पेंशन में आपको फर्क समझ आ गया? यस, बिल्कुल सर समझ आ गया। अब देखिए पेंशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। मैं आपको फर्क समझाता हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद इस बोर्ड पर आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। ये कम्यूटेड और अनकम्यूटेड क्या होता है? देखिए कम्यूटेड और अनकम्यूटेड में ये फर्क होता है कि लेट सपोज कि आप ये मान के चलिए कि मैं आज अपनी जॉब से रिटायर हो रहा हूँ। मैंने मेरे एम्प्लॉयर को बोला कि एम्प्लॉयर भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ते हुए बोल रहा हूँ। मैंने कहा मेरी एज थी 25 साल, मैं तब आपकी कंपनी में आया था। जब मेरी एज थी 25 साल, तब मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉयड हुआ था, मतलब लगा था। और आज मेरी एज हो गई है 60 साल और आज आप मुझे अलविदा कर रहे हो, दुनिया से नहीं ऑफिस से। मतलब आप मुझे क्या कर रहे हो? रिटायरमेंट दे रहे हो, क्योंकि इतने लंबे समय तक मैंने आपको सर्विसेज दी। तो मालिक क्या आपने कभी मेरे बारे में कुछ सोचा? उसने कहा हाँ बिल्कुल सोचा। आप याद करो उन दिनों हम आपकी सैलरी से कुछ कुछ पैसा काटते थे, उतना ही पैसा मैं तुम्हारे लिए गुल्लक में जोड़ता था, और अब क्योंकि तुम रिटायर हो गए तो तुम्हें वो पैसा मंथली बेस पर दिया जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेंशन बोलेंगे। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मालिक आप जैसा भगवान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मालिक सोच रहा है भगवान क्या नहीं देगा, ये तो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन थी जो मुझे करनी पड़ी, वरना मैं तो कभी ऐसा ना करता। बट चलो जो भी है। मैंने कहा मालिक सुनो मेरी बात, क्या आप मुझे मेरे पीएफ का अकाउंट बता सकते हो? सॉरी पीएफ नहीं, पेंशन फंड का जो पैसा है, क्या आप मुझे बता सकते हो कितना हुआ? तो मेरे एम्प्लॉयर ने चेक किया और मुझे बताया शिवम आपका होता है 50 लाख रुपीज़। मैं सुन के हैरान, मैंने कहा ओ माई गॉड, 50 लाख रुपए मुझे पेंशन के रूप में मिलेंगे, मतलब सारी टेंशन खत्म। अगर मैं 50 लाख की एफडी भी करवा लूंगा ना तो मुझे इतना ब्याज मिलता रहेगा कि मैं जॉब नहीं भी करूंगा तो मैं मेरी लाइफ को सर्वाइव करवा सकता हूँ अच्छे तरीके से। मैं तो देख के बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मालिक ये 50 लाख रुपए आप मुझे अभी दे दोगे? मालिक ने कहा ये कैसी बात कर दी शिवम, ये 50 लाख ना पीरियोडिक पेमेंट है, ये एक पीरियड के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी। वो पीरियड 1 क्वार्टर, 1 मंथ या फिर हाफ ईयरली या ईयरली भी हो सकता है। मैंने कहा मालिक प्लीज़ अभी दे दो ये पैसा। मालिक ने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा मालिक सुनो मेरी बात, मुझे मेरे बच्चों की शादी करनी है, मुझे मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवानी है, मुझे मेरे
सपने का घर बनाना है, आशियाना बनाना है, जिसके लिए मोटी रकम की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए शादी और मकान और पढ़ाई, इन तीन में दबा के पैसा लगता है। मेरे एम्प्लॉयर को भी ये बात पता है। तो जब मैंने एम्प्लॉयर को बोला तो एम्प्लॉयर का बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग से काम लो, मतलब भावुक मत हो ज़्यादा, हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, बट शिवम थोड़ा सा दिमाग से काम लो। तुम एक काम करो, अपनी पूरी पेंशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। कितने हिस्से में? 2 हिस्से में डिवाइड कर दो। एक काम करो शिवम, आधी पेंशन का पैसा तुम पूरा एक साथ ले लो, आज ही ले लो, जो कि मैं थोड़ा सा कम दूंगा। सर कम दूंगा कि क्या मतलब है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे एम्प्लॉयर ने कहा शिवम तुम्हारी जो पेंशन बनती है ना, वो बनती है 20,000 रुपये पर मंथ। कितनी बनती है? 20,000 रुपीज़ पर मंथ। मतलब आज तुम रिटायर हो रहे हो, उसके बावजूद तुम्हें पेंशन में 20,000 रुपये हर महीने हम देते रहेंगे। यानी एक साल में मुझे कितना रुपये मिलेगा? 12 महीने में मुझे रुपए मिलेंगे 2,40,000। कितने मिलेंगे? 2,40,000। मेरे एम्प्लॉयर ने ये कैलकुलेट किया कि आज 60 साल का हूँ, मेरी एक्सपेक्टेड लाइफ है फॉर एग्जांपल 80 साल, कि 80 साल तक ऑन एन एवरेज जीऊंगा, यानी मैं भी 20 साल तक ये अमाउंट लेता रहूँगा। 20 ईयर, ये तो 1 ईयर का है ना, तो 20 ईयर में मैं मेरे एम्प्लॉयर से 48 लाख रुपए ले लूँगा। किस बात के? पेंशन के नाम के। और वो भी कब तक? अप टू 20 years from the date of retirement. From the date of retirement. Date of retirement की डेट से मैं 48 लाख रुपए अगले 20 सालों तक अपने एम्प्लॉयर से लेता रहूँगा। मैंने एम्प्लॉयर को बोला, एम्प्लॉयर जो पैसा तुम 48 लाख रुपए मुझे इंस्टॉलमेंट किस्तों में दोगे, प्लीज़ एम्प्लॉयर मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, मुझे आज थोड़ा सा फंड कर दो। प्लीज़ एम्प्लॉयर मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे फंड कर दो। मेरा एम्प्लॉयर क्या बोलेगा? शिवम टेंशन मत लो, शिवम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? मैंने कहा सर सच बोलूँ ना तो मुझे अभी फ़िलहाल में सिर्फ 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। कितनी? 20 lakhs की। यानी मैं चाहता हूँ कि 48 लाख रुपए में से मुझे 20 लाख रुपए अभी मिल जाए, बाकी आप मुझे इंस्टॉलमेंट में देते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट 20 लाख रुपए मुझे अभी के अभी चाहिए, क्योंकि एक बेटे की शादी है और एक बेटे की पढ़ाई में अभी मुझे पैसा लगाना है, तो मुझे लमसम 20 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे एम्प्लॉयर ने कहा एक काम करते हैं, हम तुम्हारी जो टोटल पेंशन है ना, जो तुम्हारी टोटल पेंशन है उसका 70% कम्यूट कर देते हैं। सर क्या मतलब कम्यूट कर देता है? अभी को मैं समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि 70% पेंशन को ना कम्यूट कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? कम्यूट कर देते हैं। और जो 30% पेंशन बची है ना, वो तुम्हारी रेगुलर पेंशन रहेगी, वो तुम्हारी रेगुलर पेंशन रहेगी। क्या रहेगी? रेगुलर पेंशन। सर अभी तक ना समझ में नहीं आई, ये आपने क्या रेगुलर वर्ड लिखा, क्या कम्यूट लिखा? वैसे कम्यूट में डबल एम आता है, ठीक है। ये क्या आपने लिखा थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने कहा कि 48 लाख में से 70%, कैलकुलेटर देर तक आएंगे, चलिए भाई, 48 लाख का कितना परसेंट? 70%। ये आता है 33,60,000। ये आता है आपका 33,60,000 रुपीज़। उन्होंने कहा कि 33,60,000 रुपये जो हम तुमको किस्तों में देते, तुम एक काम करो आज वो पैसा ले लो, लेकिन 33,60,000 नहीं, हम तुमको सिर्फ 20 लाख रुपए देंगे, लेकिन तुमको सिग्नेचर करने पड़ेंगे कि तुम्हें पूरे 33,60,000 मिले। आपने कहा सर ये क्या नाइंसाफ़ी है, मतलब मिले तो 20 लाख है, लेकिन हम ये क्यों बोलेंगे कि हमें 33,60,000 मिले? क्योंकि एम्प्लॉयर ये बोल रहा है कि आपकी पेंशन 20,000 रुपये पर मंथ है, अगर आपको अर्जेंसी नहीं है आप हमसे 20-20 हज़ार रुपये हर महीने लीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं हमें अर्जेंट है, तो ये बताओ मैं अगले कई सालों का पैसा तुम्हें एक मुश्त दे दूंगा तो तुमको फ़ायदा हो जाएगा। मैं वही पैसा टुकड़ों में देता तो वो कैश कहीं और इन्वेस्ट होता। सर आप बात तो सही कह रहे हो कि अगर एम्प्लॉय को पैसों की ज़रूरत है तो वो एक मुश्त जब पैसा लेगा तो उसे पूरा पैसा थोड़ी मिलेगा, और अगर उसे पूरा चाहिए तो वो इंस्टॉलमेंट में ले पैसा, अगले 20 सालों तक उसे 48 लाख रुपये मिल जाएंगे। लेकिन एम्प्लॉय को तो आज ज़रूरत है ना, तो एम्प्लॉयर ने एक चालाकी चली और एम्प्लॉयर ने बोला कि 70% कम्यूट करा लो। कम्यूट का मतलब होता है पेंशन का पैसा इकट्ठे एक मुश्त ले लेना, पेंशन का पैसा इकट्ठे एक मुश्त ले लेना, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। उसको क्या बोलते हैं बताइए? कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा 48 लाख का 70% जो कि कितना आता है? 33,60,000, इतना तुम कम्यूट कर लो, 70% पैसा एक मुश्त ले लो, तो दिमाग चलेगा कि अच्छा 33,60,000 रुपये एक बार ले लो। नो 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 नो, वो सिर्फ कितने देगा हमें? 20 लाख।
वो हमें कितने देगा, सिर्फ 20 लाख। सर इसमें एम्प्लॉय का क्या फ़ायदा? भाई एम्प्लॉय का फ़ायदा ये है कि उसे जो चीज़ किस्तों में मिल रही थी और बहुत लंबा समय लगता, उसे एक बल्क में पैसा मिल रहा है, तो जब बल्क में मिलेगा तो थोड़ा सा गंवाना भी तो पड़ेगा। बात तो सही है। और एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा? एम्प्लॉयर को ये फ़ायदा, वो किस्तों में देता तो उसकी कॉस्ट पड़ती 33 लाख 60,000, लेकिन अभी उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 20 लाख। तो उसकी भी कॉस्ट कटिंग होगी, कॉस्ट सेविंग होगी, तो दोनों का फायदा, एक की अर्जेंसी पूरी कंप्लीट हो रही है, दूसरे की कॉस्ट सेविंग हो रही है। तो इसी को बोला जाता है कम्यूटेड पेंशन, यानी टोटल पेंशन का वो पार्ट, वो हिस्सा जो तुमने एक मुश्त ले लिया है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन। हम उसे क्या बोलते हैं, कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। और जो पार्ट तुम्हारा रह गया है वो कह देगा अनकम्यूटेड पेंशन, यानी जो रेगुलर पेंशन मैं बोल रहा हूँ 30%, दिस इज कॉल्ड अनकम्यूटेड पेंशन। इसको क्या बोलते हैं बताइए, अनकम्यूटेड पेंशन। यानी जो पैसा आप पेंशन का एक बारी में ले लेते हो उसको कम्यूटेड पेंशन कहा जाता है, और जो पैसा आप रेगुलर इंटरवल पे लगातार लेते हुए आ रहे हैं उसको अनकम्यूटेड पेंशन कहा जाता है। बोलो क्लियर है, कम्यूटेड और अनकम्यूटेड में क्या डिफरेंस होता है? सर अब आप बताइए अनकम्यूटेड कितना मिलेगा। अब आप देख लीजिए 48 लाख का 30%, ये लो 48 लाख का 30% हुआ 14,40,000, 14,40,000। अब आप ये मत कहना सर 14,40,000 उसे पूरे मिल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, 14,40,000 उसे अगले 20 सालों तक मिलते रहेंगे, 20 ईयर। यानी एक साल में अगर मैं इसको 20 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 20 साल तक मिलेंगे ना, तो एक साल का निकला 72,000 रुपये। एक साल को 12 से डिवाइड कर दूं, 12 से डिवाइड, तो यानी इसकी जो पेंशन बची है वो बची है 6,000 रुपीज़ पर मंथ। यानी इस इंसान को, ध्यान से सुना, इस इंसान को 20 लाख रुपए मिल जाएंगे कम्यूटेड पेंशन के, और 6-6 हज़ार रुपये की किस्तें बन जाएंगी, वो 6-6 हज़ार रुपये भी हर महीने मिलते रहेंगे। मतलब 20 लाख एक बारी में ले लिया, इसे कम्यूटेड पेंशन बोलेंगे, और जो 6-6 हज़ार रुपये अगले 20 सालों तक लगातार मिलेंगे ये कहलाएंगे अनकम्यूटेड पेंशन। क्या कहलाएंगे, अनकम्यूटेड। सर फिर आप उसे 20 रुपये पर मंथ नहीं मिलेंगे, नहीं दोस्तों, अब उसे 20 हज़ार थोड़ी मिलेंगे। 20 हज़ार में से कुछ पार्ट तो उसने लमसम ले लिया, और जो बच गया उसने उसकी क्या बनवा ली, रेगुलर इंटरवल वाली चीज़ बनवा ली। जो पहले 20 थी अब वो कितनी हो गई, 6,000, क्योंकि उसने एक मुश्त पैसा ले लिया। तो जो उसने एक मुश्त में पैसा ले लिया है दैट इज कॉल्ड कम्यूटेड पेंशन, और जो रेगुलर इंटरवल में ले रहा है उसे बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। क्या बोलते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन। क्लियर है, ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए सरकार कितनी ज़्यादा अच्छी सरकार है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सीबीडीटी के इस टॉपिक को बनाने वाले इंसान ने कितने दिमाग से सोचा होगा लॉ मेकर ने। और मैं आपको बताता हूँ कैसे। लॉ मेकर ने कहा कि अगर आप रेगुलर पेंशन लेते हो तो ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर आप रेगुलर पेंशन लेते हो तो ये आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। रेगुलर इंटरवल पे ले रहे हो फुल्ली टैक्सेबल है। बट जब आप एक मुश्त पैसा ले रहे हो ना, एक मुश्त ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से तुम्हारा जो स्लैब रेट है वो 520 से सीधा 30 पे पहुंच जाएगा, हायर स्लैब पे पहुंच जाएगा। और पता चले अगर इनकम और ज़्यादा हुई, बड़े बड़े लोगों की और ज़्यादा पेंशन होती है, तो हो सकता है आप सरचार्ज वाले पर भी आ जाओ। पुराने टैक्स रिजिम के हिसाब से 25% और नए टैक्स के हिसाब से 37% आपको देना पड़ेगा। सॉरी उल्टा बोल दिया, पुराने के हिसाब से 37, नए के हिसाब से 25 मैक्सिमम। तुम्हें सरचार्ज भी देना पड़ सकता है, तो तुम पे हैवी पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि तुमने एक मुश्त पैसा लिया है। तो जब अमाउंट तुम्हें बड़ा मिलेगा तो तुम्हारा स्लैब भी तो बड़ा बनेगा ना। तो ऐसे में सरकार ने अनकम्यूटेड पेंशन पे कुछ रिलैक्सेशन दिए जिसको हम एग्जम्पशन बोलते हैं, और वही एग्जम्पशन सरकार ने सेक्शन 10(10)(a) के अंदर दिए, जो अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पॉइंट समझे मैंने क्या बोला? सेक्शन 10(10)(a) के अंदर जो तुमको एक मुश्त पैसा मिला है जिसकी वजह से तुम्हारा स्लैब हाई चला गया है, उस चीज को कंपनसेट करने के लिए सरकार आपको एग्जम्पशन दे रही है, जिससे वो चीज कंपनसेट हो जाए। और वो एग्जम्पशन कहां दे रही है? सेक्शन 10(10)(a) के अंदर दे रही है। सेक्शन 10(10)(a) के अंदर दे रही है। इसीलिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, दैट इज अनकम्यूटेड पेंशन। वैसे मैं बोल पेंशन रहा हूं, लेकिन मेरा पूरा फोकस इस वाले पार्ट के ऊपर होने वाला है, इस वाले पार्ट पे। तो आई होप अब आप समझ गए होगी कम्यूटेड और अनकम्यूटेड क्या होता है। बोलो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई है? तो अब चलते हैं उसके आगे के टॉपिक पे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों को? चले आगे। चलो अभी क्या है, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाऊंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। उसके बाद जब हम इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन एक काम करते हैं पहले, अभी क्योंकि मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कम्यूटेड और अनकम्यूटेड का, तो उसको एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है? देखिए कम्यूटेड पेंशन क्या होता है। अभी मैं बताया था कि कम्यूटेड पेंशन वाला होता है लमसम, इकट्ठा एक मुश्त पैसा ले लेना।
lump sum amount taken by the commuting the whole or part of the pension immediately। कुछ लोग तो क्या करते हैं, पूरे का पूरा 100% पेंशन कम्यूट करा लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट एग्जाम करा लेते, कुछ पार्ट कम्यूट करा लेते हैं, कुछ पार्ट वो छोड़ देते हैं। जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें आता है 70% उसने कम्यूट कराया था, 30% अनकम्यूट कराया था, तो उसी को बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। फिर से देखते हैं, कम्यूटेड पेंशन मीन्स लम्प सम अमाउंट टेकन बाय कम्यूटिंग द होल और पार्ट ऑफ द पेंशन इमीडिएटली। क्लियर है? अच्छा, अनकमिटेड क्या होता है? अनकमिटेड का मतलब है जो पेंशन आप रेगुलर इंटरवल पे ले रहे हो, लगातार हर महीने, वीकली, क्वार्टरली जो भी है, वो जो आपको मिल रहा है दैट इज अनकमिटेड पेंशन। तो पेंशन रिसीव्ड पीरियोडिकली और अ रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल में, एक रेगुलर पीरियड के अंदर आपको जो पैसा मिल रहा है दैट इज योर अनकम्यूटेड पेंशन। उसको क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड पेंशन। एक मुश्त मिल जाए तो कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, चलो अब मैं इसकी जरा आपको टैक्सेबिलिटी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं पेंशन की, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पेंशन की। तो पेंशन जो होता है ना, वो एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट है। एक तरह का क्या बताइए? रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन। ठीक है, अगर आपने इस पेंशन को क्या करवा लिया, आपने इस पेंशन को करवा लिया कम्यूट। ठीक है, कम्यूट मतलब इकट्ठा, कम्यूटेड पेंशन। या हो सकता है आपने इकट्ठा ना करवाया हो, आप कह रहे हो नहीं भाई मुझे रेगुलर इंटरवल पे पेंशन देते रहो, मुझे इकट्ठे पैसों की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, तो उसको बोलेंगे अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन। ठीक है, दो टाइप की पेंशन है, एक हो गया आपका कम्यूटेड और एक अनकम्यूटेड। आ रही यही वाला भाई, कम्यूटेड अनकम्यूटेड। अगर तुम्हें अनकम्यूटेड पेंशन मिल रहा है यानी रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। तुम्हें हर महीने मतलब मल्टीप्लाई 12 आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो भी साल की इनकम बनेगी उस पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इट मीन्स अनकम्यूटेड पेंशन, इसको ना अच्छे से बॉक्स में डालता हूं, ये लो, ये जो अनकम्यूटेड पेंशन है दिस इज फुल्ली टैक्सेबल in the hands of employee। फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो नॉन गवर्नमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पैंदा कि तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपको देना ही पड़ेगा। अनकम्यूटेड पेंशन पे तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन की। कम्यूटेड पेंशन में आपने एक मुश्त पूरा पैसा निकाल लिया, तो ये चेक किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। सर क्या ये हर रिटायरमेंट बेनिफिट में यही रहेगा? हाँ दोस्तों, और आप नोटिस करेंगे कि गवर्नमेंट वालों का सबका माफ़ हो जाता है, हर जगह पर माफ़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कम्यूटेड पेंशन। तो अब देखते हैं कि रिसीव किसको हो रहा है। तो यहाँ पर दो पार्ट किए हमने। ठीक है, दो पार्ट किए, तो लिखेंगे रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन से गवर्नमेंट में हो सकता है? जैसे आपके कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के हो सकते हैं, इसके अलावा कोई स्टेट का कोई अपना पीसीएस वगैरह है तो उसके भी हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, नथिंग विल बी टैक्सेबल। एग्जम्प्ट वो भी 100%, पूरा एग्जम्प्ट, पूरा का पूरा एग्जम्प्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो भाई, तुम्हारे पास तो तुम्हारी शादी भी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, समझ गए ना, वो सरकारी जॉब वाला एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और तुम बस एक बार मेहनत करते हो, उसके जिंदगी में तुम्हें हर जगह बेनिफिट ही बेनिफिट मिलता है, चाहे वो तुम्हारी शादी हो, चाहे सगाई हो, चाहे तुम्हारा टैक्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी हो, हर चीज़ से तुम्हें एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अलग ही तुम आदि मानव बन जाते हो। ठीक है, चलिए, तो अगर वो रिसीव हो रही है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। लो भाई, ठीक है, एग्जम्प्ट हो। सर क्या कोई सेक्शन है? अरे बिल्कुल सेक्शन है। कौन सा है? देखिए, इसके लिए जो सेक्शन यूज किया जाएगा दैट इज सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज 10(10)(a) क्लॉज 1।
क्लॉज 1 यूज किया जाएगा। यानी अगर कम्यूटेड पेंशन किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिसीव होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का हो, या इसके अलावा अगर कोई भी स्टेट पीसीएस टाइप का कुछ होता है, तो कोई भी अगर आप एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, तो आपको जो कम्यूटेड पेंशन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(a) क्लॉज 1 के अंदर, फुल्ली 100% एग्जम्प्ट है, नथिंग विल बी टैक्सेबल। तो सर अब वो प्राइवेट वाला होगा ना, हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पकड़ लिया, सर उसको तो गवर्नमेंट छोड़ेगी भी नहीं, गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी दबा के लेगी। बिल्कुल, आओ देखो समझाता हूं मैं आपको। अब क्या बोलूंगा, एनी अदर एम्प्लॉय एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ के इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक काम कर दो, इस पर ना मैं थोड़े क्लाउड्स बना देता हूं, तो क्लाउड से थोड़ी प्रेजेंटेशन अच्छी लगने लगती है। ये लो, यहां भी क्लाउड बना देता हूं, ठीक है। तो एनी अदर वाला पॉइंट आ गया। अच्छा, एनी अदर में अब होगा क्या, गवर्नमेंट कह रही है हम आपको एग्जम्पशन देना चाहते हैं, क्योंकि हम सेक्शन 10 की बात कर रहे हैं ना, तो हम आपको क्या देना चाहते हैं, कुछ एग्जम्पशन देना चाहते हैं। अब जब हम आपको एग्जम्पशन देंगे, अच्छा इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, पहले मुझे एक बात बताओ, कभी भंडारे में खाना खाया है? सर कैसी बात कर रहे हो, आए दिन तो भंडारे में हम लोग लाइन में लग ही जाते हैं, चाहे क्लास के लिए भले लेट हो रहे, लेकिन भंडारे के लिए लेट नहीं हो सकते, वहाँ लाइन में लगे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन खा के जाएंगे, भैया भगवान का प्रसाद है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे सर। मैं समझ सकता हूँ जो आप सोच रहे हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं भंडारे की लाइन में लगा और मैंने वहाँ से बढ़िया सी सब्जी और 2 पूड़ी अपने प्लेट के अंदर रखवा ली, और उसको मैंने तुरंत 1 से 2 मिनट के अंदर दोनों पूड़ियाँ ख़त्म कर दी, और अभी सब्जी बची हुई है। तो मैं क्या करूँगा, लगी हुई लंबी लाइन उसमें नहीं लगूंगा, मैं आगे एकदम से आ जाऊँगा अपनी प्लेट लेके, हाय, ठीक है, मतलब इशारा कर रहा हूँ, 2 पूड़ी इसमें रख दो। तो जो सर्व करने वाला इंसान है, पता है मुझे क्या बोलेगा, कहेगा भाई ऐसा है, भाई साहब प्लीज़ सुनिए, हाथ जोड़ के विनती है, प्रसाद है, ये जितने लोग लाइन में लगे ना, पहले इनको ले लेने दीजिए, क्योंकि पहली बार आए हैं, फर्स्ट यूज़र है, आप तो सेकंड यूज़र हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, जब इनको दे देंगे तब हम आपको देंगे, अगर बच गई तो, और अगर नहीं बची तो क्षमा चाहते हैं, ये प्रसाद है, प्रसाद के रूप में रखिए, इसको खाने के रूप में मत खाइए। लेकिन हम लोग सुधरने वाले कहाँ, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। हाँ भैया, हम तो इंडियन लोग हैं, हम तो सीधा हलवाई के पास प्लेट लेकर पहुँच जाते हैं, भाई साहब गरम गरम देना, उधर तक जाते आते तो वो हाथ जोड़ने लग जाते हैं, आप यहीं से गरम गरम सप्लाई कर दो, और सुनो सुनो ये रहा पन्नी, इसमें भी भर दो। सर आप क्या टैक्स पढ़ा रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, अरे मेरी बात तो सुनो, तो थोड़ा रियलिस्टिक हो समझोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तुम इसे टैक्सी तरह से पढ़ोगे ना, तो टैक्सी तरह कुछ नहीं समझ में आने वाला, बात को सुनो। मैं समझा रहा ये चाहता हूँ कि जब मैं भंडारे की लाइन में लगा और मुझे एक बार भंडारे में खाना मिल गया है, तो सेकंड टाइम मुझे खाना नहीं मिला, उसने मुझे कंडीशन पे रखा कि अगर इनको बांटने का बचेगा तो देंगे, वरना नहीं देंगे। यानी अगर मुझे एक बार बेनिफिट मिल चुका है तो सेकंड टाइम बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो थोड़ा कम मिलेगा। हो सकता है सेकंड टाइम में मुझे पूरी तो मिले, लेकिन 2 की जगह सिर्फ 1 दी जाए, इट माइट बी पॉसिबल, और होता भी ऐसा, होता ही नहीं होता, आप खुद बताओ मुझे, ठीक है, होता है ना। यानी अगर मुझे एक बार भंडारे की 2 पूड़ी मिल चुके हैं, तो सेकंड टाइम मुझे 2 पूड़ी नहीं मिलेंगे, या तो कुछ भी नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो 1 मिलेगा। यानी अगर एक बार एग्जाम्पशन मिल चुकी है, तो सेकंड टाइम एग्जाम्पशन या तो नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो कम मिलेगी। मुझे ये समझाना था, मुझे यही समझाना था। सर थोड़ा सा इससे कोरिलेट कर लो ना। देखिए, एक इंसान को हो सकता है ग्रेचुटी और पेंशन दोनों मिलती हो, इट माइट बी पॉसिबल। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी होने को तो हो सकता है कि एम्प्लॉय बहुत अच्छी रैंक का ऑफिसर हो, तो उसे ग्रेचुटी भी मिल सकता है और पेंशन भी मिल सकता है, दोनों चीज़ें। अब मान लीजिए उस इंसान ने ग्रेचुटी के अंदर सेक्शन 10(10) वाला बेनिफिट ले लिया, पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में सेक्शन 10(10) वाला। अगर उसको ग्रेचुटी का बेनिफिट मिल चुका है एग्जाम्पशन के अंदर सेक्शन 10(10) में, तो सरकार ने कहा भाई देखो तुम्हें भंडारा मिल चुका है ना पहले, तो ऐसा है सेकंड टाइम यानी पेंशन के अंदर तुम्हें एग्जाम्पशन तो देंगे, बट थोड़ी सी कम देंगे, तुम्हें थोड़ी सी कम देंगे। लेकिन वो लोग जिन बेचारों को ग्रेचुटी मिलता ही नहीं है, तो बेनिफिट क्या मिलेगा, तो उन बेचारों को ग्रेचुटी में कोई बेनिफिट नहीं मिला, उनको हम पेंशन में ज्यादा बेनिफिट देंगे तुमसे, उनको हम ज्यादा बेनिफिट देंगे। देखो भंडारे वाला एग्जांपल सेट कर लो, जैसे भंडारे बांटने वाला क्या बोलता है कि भाई साहब आपको एक बार मिल चुका ना, तो प्लीज थोड़ा वेट करिए, बचेगा तो दे देंगे। और जो लोग लाइन में लगे हुए जिनको बेचारे को एक बार भी नहीं मिला, तो उनको हम पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं। होता ही नहीं होता, वही चीज तो यहाँ पे है। अगर तुम्हें ग्रेचुटी मिलती है और तुम्हें ग्रेचुटी में बेनिफिट मिल चुका है एग्जाम्पशन का, तो तुम्हें यहाँ बेनिफिट मिलेगा बट कम मिलेगा।
और वो एम्प्लॉय जिनको ग्रेचुटी में कोई बेनिफिट नहीं मिला, इवन ग्रेचुटी नहीं मिली है, तो उन बेचारों को यहाँ एग्जम्पशन हम कंपैरेटिवली ज्यादा देंगे, कंपैरेटिवली ज्यादा देंगे। बोलो क्लियर हुआ? तो सर अब आप ये कहना चाहते हो कि जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हम इसमें पहले चेक करेंगे कि उसे ग्रेचुटी मिला नहीं मिला? यस, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, ग्रेचुटी रिसीव्ड। चेक करो कि आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई है। तो चेक करेंगे तो या तो आंसर आएगा हमारे पास यस का, या आंसर आएगा नो का। वो कहेगा या तो मुझे ग्रेचुटी मिलती है यस, या मुझे ग्रेचुटी नहीं मिलती है, आंसर आएगा नो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, यस और नो। ठीक है, या तो ग्रेचुटी मिलती होगी या नहीं मिलती होगी। आप समझो अगर उस इंसान को ग्रेचुटी मिलती है तो उसे यहां पर हम एग्जम्पशन ज्यादा दें या कम दें? सर अगर उसे ग्रेचुटी मिलती है तो आप यहां पर एग्जम्पशन उसे थोड़ी सी कम दो। क्या दो? थोड़ी सी उसे कम एग्जम्पशन दो। चलो ठीक है, अगर उसे ग्रेचुटी मिलती है तो आप लोगों ने कहा कि उसे एग्जम्पशन थोड़ी कम दो, तो हमने कहा कि हम तुम्हें एग्जम्पशन तो देंगे, बट कितनी देंगे? 1/3 ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन। 1/3 ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन इज एग्जम्प्ट, कौन से सेक्शन में? अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A क्लॉज 2A। क्लॉज 2A के अंदर हम उसको क्या दे देंगे? बेनिफिट दे देंगे, हम उसको एग्जम्पशन दे देंगे। सर कितना लिखा है आपने? 1/3, 1/3 यानी 33.33%, 100% कम्यूटेड पेंशन का हम आपका एग्जम्प्ट कर देंगे। यानी इसे देखा जाए तो सिर्फ 33% का एग्जम्पशन मिला। अरे 1/3 को करो 33% हुआ ना। जबकि जिस इंसान को बेचारे को ग्रेचुटी नहीं मिला उसको हम यहाँ एग्जम्पशन ज्यादा देंगे, उसको पूरे 50% की देंगे, 33 की नहीं, पूरे 50 की, मतलब 1/2। जैसे यहाँ 1/3 लिखा, वहां पे क्या लिखने वाला हूं? 1/2। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा नो वाले केस में 1/2 ऑफ 100% कॉम्यूटेड पेंशन is exempt under section 10 subsection 10A clause 2B। clause 2B देखिए, जिस इंसान को ग्रेचुटी मिली है उसको हम एग्जम्पशन कम दे रहे हैं, मात्र 33.33%, और जिस बेचारे को ग्रेचुटी नहीं मिली है उसको पूरा 50% हम एग्जम्पशन दे रहे हैं। वही भंडारे वाला एग्जांपल। बट याद रखना यहाँ पर जो सेक्शन था ना वो गवर्नमेंट वाले में सेक्शन 1010A क्लॉज 1 था, यहाँ पर सेक्शन 1010A क्लॉज 2A है, और यहाँ पर सेक्शन 1010A क्लॉज 2B है। ठीक है, तो प्लीज ये थोड़ी सी सेक्शंस पर ध्यान देना। तो ये मैंने आपको कंप्लीट पेंशन के बारे में आपको टैक्सेबिलिटी बता दी कि पेंशन के साथ टैक्सेबिलिटी को किस तरीके से किया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत धीरे धीरे करके मैंने टॉपिक समझाया, आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा पेंशन के बारे में। तो पेंशन क्या होती है? कुछ कम्यूट होती है, कुछ अनकम्यूट होती है। कम्यूट का मतलब होता है एक मुश्त ले लेना, अनकम्यूट का मतलब होता है एक मुश्त ना लेके इंस्टॉलमेंट में लेना। क्योंकि तुम इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो तुम्हें थोड़ा ही थोड़ा अमाउंट मिल रहा है, तो तुम हर बार उसका क्या देते रहो? टैक्स। तो fully taxable in the hands of either you are a government employee or a non government employee। बट अगर तुमने पूरा एक मुश्त ले लिया है तो एक मुश्त लेने में चेक किया जाए कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो तुम्हारा पूरा पूरा कम्यूटेड पेंशन क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा, सेक्शन 1010A क्लॉज 1 के अंदर। ठीक है, और अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ये चेक किया जाएगा कि ग्रेचुटी तुम्हें मिलती है यस और नो। अगर तुम्हें ग्रेचुटी मिलती है तो 33.33% ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन विल बी एग्जाम्ड, और अगर तुम्हें ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो 50% ऑफ द 100% ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज एग्जाम्ड। यहाँ पे सेक्शन यूज हुए, यहाँ पे ग्रेचुटी जहाँ पर मिलती है सेक्शन 1010A क्लॉज 2A। ठीक है, और यहाँ पर यूज किया गया सेक्शन 1010A क्लॉज AB। ठीक है, सॉरी सेक्शन 1010A क्लॉज 2B, इसके लिए B है, इसके लिए A है। आई बात समझे? ठीक है, अब मैं आपको ये जो पॉइंट्स है ना इनको समझाता हूँ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये कर लिया, एन्युटी क्या होता है, हमने पेंशन पढ़ लिया क्या होता है, पेंशन के दोनों टाइप देख लिए, कम्यूटेड क्या होता है और अनकम्यूटेड क्या होता है, और उसकी जो टैक्सेबिलिटी होती है, एग्जम्पशन होता है सेक्शन 1010 के अंदर, वो भी हमने देख लिया। अब हम इन पॉइंट्स की ओर आएंगे। नोट नंबर 1 देखिए, नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि मान लीजिए
कोई इनकम मिली है पेंशन के रूप में किसी इंडिविजुअल की, वो एग्जम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर, अगर वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। ये पॉइंट जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करता है और उसे पेंशन का पैसा मिला है, तो वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 के अंदर। पढ़िए दोबारा से, any income by way of pension received by individual is exempt under section 10 subsection 18 if such individual was employee of central government or state government। यहाँ पर committed की बात हो रही है या uncommitted की बात हो रही है, बताइए सर। बात हो रही है uncommitted की, जो एक मुश्त नहीं लिया, एक इंटरवल पे आ रहा है, तो उसका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। इट मीन्स वहां पर जब हम बात करेंगे अनकमिटेड पेंशन की, वहां पर बात करेंगे जब अनकमिटेड पेंशन की, तो वहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो अनकमिटेड पेंशन है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर। तो मुझे यहां से गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए, मुझे यहां से गवर्नमेंट को हटा देना चाहिए और लिख देना चाहिए इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि जब मैं वो लिख रहा था तो मैंने आपको यहाँ के सेक्शन की रेफरेंस नहीं दी थी, बिकॉज ये सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। अभी क्या है कि इस सेक्शन में सेक्शन 10-18 के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एग्जम्प्ट करवा दिया गया, तो वहां से तुरंत तो हटा दिया, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है। तो अगर कोई इनकम पेंशन के रूप में रिसीव होती है किसी इंडिविजुअल को, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर, अगर वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, यानी एक तरह से वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक पेंशन और माफ हो जाएगी, एक पेंशन और माफ हो जाएगी यदि आप एक ऐसे एम्प्लॉय हो जिसको परमवीर चक्र से नवाजा गया है। किससे नवाजा गया है? परमवीर चक्र से, या फिर आपको महावीर चक्र से नवाजा गया है, या फिर आपको वीर चक्र से नवाजा गया है, या फिर इसके अलावा कोई गैलेंट्री अवार्ड है जो कि नोटिफाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उस एम्प्लॉय को यदि पेंशन मिलता है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10-18। बताओ सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर वो पार्ट क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक ऐसा एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और उसको पेंशन मिल रही है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर। यही सेम एग्जम्पशन उन एम्प्लॉयज को भी मिलती है जिनको 4 टाइप में से किसी भी एक टाइप से अवार्ड मिला हुआ है, चाहे वो परमवीर चक्र से नवाजा गया हो, या वो महावीर चक्र से नवाजा गया हो, या वो वीर चक्र से नवाजा गया हो, या इसके अलावा जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो आर्मी पर्सनल्स वगैरह को मिलते हैं, वो जो गैलेंट्री अवार्ड अगर उससे मिली है, तो उस इंसान को रिटायरमेंट के वक्त यदि पेंशन मिलता है, दैट इज फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। बोलो क्लियर हो रही बात? अरे बताइए ना प्लीज, क्लियर है सारी बात? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद लिखा हुआ है कि यदि, ध्यान देना मैं बात इन दोनों की कर रहा हूं, मैं बात इन दोनों की कर रहा हूं, ठीक है, इन दोनों की। यदि इनमें से कोई भी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके फैमिली को पेंशन मिलती है, इनकी बात कर रहा हूं, फिर से सुन लो। अगर इन एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और इनके फैमिली मेंबर को वो पेंशन दिया जाता है, तो उनके फैमिली मेंबर के हाथों में भी वो पेंशन एग्जम्प्ट हो जाती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर। फैमिली के हाथों में भी एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर। लेट सपोज कि मिस्टर एक्स है जिसको परमवीर चक्र मिला हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ की वजह से उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उनको क्या मिल रहा है? उनको वो पेंशन का अमाउंट दिया जा रहा है। तो जो उनको पेंशन का अमाउंट मिल रहा है वो पूरा पूरा माफ हो जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर। पढ़िए जरा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, ये जो लिखा है ना सच इंडिविजुअल, दोस्तों इसका लिंक यहां से है, इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का और परमवीर वगैरह चक्र वाले एम्प्लॉय का, ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसे में जो इनकम उसके फैमिली मेंबर को एज अ पेंशन मिल रही है, चाहे वो किसी भी फैमिली मेंबर को मिल रही हो, तो वो इंडिविजुअल शैल आल्सो बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10-18। उस इंसान को जो पेंशन मिल रही है वो भी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। तो 3 चीजें आपने पढ़ी,
सेक्शन 1018 में 3 बातें लिखी हैं, 3 बातें। कौन कौन सी? पहला, यदि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यदि आप एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको पेंशन का पैसा मिल रहा है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है, कोई भी टैक्सेबल पार्ट इसके अंदर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 आपने ये पढ़ा कि अगर किसी इंसान को किसी गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है, उसे क्या दिया गया है? उसे परमवीर चक्र दिया गया, उसे महावीर चक्र दिया गया, उसे वीर चक्र दिया गया है, कोई भी गैलेंट्री अवार्ड अगर दिया गया है तो ऐसे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाला पेंशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 के अंदर फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। और तीसरा हमने ये पढ़ा कि यदि इन एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर में डेथ हो जाती है और इनके घर वालों को या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो पेंशन का पैसा थमाया जाता है तो वो पेंशन का पैसा उन लोगों के हाथों में भी एग्जम्प्ट हो जाता है एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 18। क्लियर हो गए? तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये उसी का तीसरा पॉइंट। क्या ये आपको क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? ये सर क्लियर हुआ। सर एक बात बताइए, ये जो सेक्शन 10-18 वाली एग्जम्पशन है, ठीक है, क्या ये एग्जम्पशन हर किसी को मिल जाती है, चाहे वो टैक्स ओल्ड वाला रिजिम अपनाए या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अपनाए सेक्शन 115 BAC वाला? भाई ये दोनों के दोनों टैक्स रिजिम के अंदर अलाउेबल है। मतलब आप चाहे टैक्स ओल्ड वाले से दीजिए चाहे न्यू वाले से दीजिए, मतलब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम सेक्शन 115 BAC से दीजिए या ऑप्शनल टैक्स रिजिम से दीजिए, दोनों के दोनों केस में ये आपको डिडक्शन क्लेम करने का मौका मिल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010A, मतलब इवन इसकी भी बात की जा रही है, इस वाले की बात की है सेक्शन 1010A की और सेक्शन 1018 यानी इस वाले की, दोनों की दोनों एग्जम्पशन आपको दे दी जाएगी चाहे आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करो या ओल्ड। तो वही लिखा है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010A और 1018 वुड बी अवेलेबल टू एन एसएससी इररिस्पेक्टिव ऑफ टैक्स रिजिम अंडर विच ही पे टैक्स। आपको ये बात भूल जानी है कि वो किस टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहा है, आपको दोनों के दोनों टैक्स रिजिम के अंदर ये वाली एग्जम्पशन दे दी जाएगी। बोलो बात समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आई है। आगे चलिए, ठीक है, आगे चल सकते हैं। यस सर, तो अभी हमने क्या पढ़ा ये समझ आएगा, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, आपको दोनों की दोनों में क्या मिलेगी? एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 56। एक मिनट सर, आप हमें सैलरी चैप्टर पढ़ा रहे हो, सैलरी चैप्टर में तो 15 से लेकर 17 तक की एग्जम्पशन मतलब टैक्स सेक्शंस दे रखे हैं, फिर आप ये सेक्शन 56 कहाँ से ले आए? देखिए सेक्शन 56 to 59 वैसे अदर सोर्सेज का होता है, तो अभी हम थोड़े से अदर सोर्स की बात करें क्योंकि उस पॉइंट का लिंक सैलरी वाले चैप्टर से हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो हमें ऐसा भी पढ़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन नंबर 56 में बोला हुआ है फैमिली पेंशन के बारे में। इफ एनी एम्प्लॉय इज एक्सपायर्ड एंड पेंशन इज बीइंग रिसीव्ड बाय हिज फैमिली मेंबर इज टैक्सेबल अंडर द हेड्स ऑफ अदर सोर्सेज एंड अवेल्ड डिस्काउंट अंडर सेक्शन 57, डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 दैट इज 1/3 ऑफ द पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लोअर शैल बी एग्जम्प्ट। नहीं समझ आएगा मुझे पता है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। देखिए होता ये है कि अगर मान लीजिए आप नॉन गवर्नमेंट जॉब से हो, मतलब आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, देखिए अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या फिर आप परमवीर महावीर चक्र वाले उपाधि लेने वाले इंसान हो, तो ऐसे में आपकी डेथ के बाद जब घर वालों को पैसा मिलता है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। लेकिन इन लोगों को छोड़ के जो बचे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी डेथ के बाद वो पैसा उनके घर वालों को मिलता है तो ये एग्जम्प्ट नहीं होता, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। या उनकी जो एग्जम्पशन निकाली जाएगी वो बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही निकाली, सॉरी बिल्कुल ऐसे नहीं निकाली, उसका तरीका अलग है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मेरी बात को दोबारा से सुनो, मैं पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यदि आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, यदि आप कोई परमवीर चक्र या फिर आपको कोई गैलेंट्री अवार्ड वगैरह नहीं मिला है, तो ऐसे में यदि आपकी डेथ हो जाती है और वो पैसा पेंशन का आपके घर वालों को दिया जाता है या आपके लीगल हायर को दिया जाता है, तो लीगल हायर के हाथों में वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। बट सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग कुछ एग्जम्पशन मिल जाती हैं, जैसे 1/3 ऑफ द पेंशन माफ़ हो जाएगा या 15,000 की माफ़ी हो जाएगी, जो भी दोनों में से कम होगा उतना तुम्हारा माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो लीगल हायर को पैसा मिला ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्स कर दिया जाएगा। कहाँ कर दिया जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्स कर दिया जाएगा। मैं इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेता हूँ तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लीजिए प्लीज़, ध्यान दो। न्यूमेरिकल ऐसा है कि मिस्टर ए हैं, ये बीटा लिमिटेड में काम करते थे और इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। डेथ के बाद इनकी वाइफ को 5 लाख रुपए का पेंशन मिलता है अपने हस्बैंड की डेथ का 5 लाख रुपए का मुआवजा, मतलब एक पेंशन मिलता है।
अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एग्जाम्प्ट होगा या नहीं होगा। पहली बात तो देखो ये कोई गवर्नमेंट जॉब वाला होल्डर नहीं था, तो ये टैक्सेबल होगा वाइफ के हाथों में, क्योंकि वाइफ को मिला है ना, तो वाइफ के हाथों में होगा। वाइफ के हाथों में कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। वाइफ को कितने रुपए मिले, 5 लाख रुपए। एग्जाम्प्ट कितना होगा, या तो 15,000 एग्जाम्प्ट होगा या 1/3 ऑफ पेंशन। तो 1/3 ऑफ पेंशन कितना आएगा, इसका 1/3 कर दो। तो अगर आप 5 लाख का 1/3 करेंगे, ये आएगा 1,66,666। 1,66,666 दोनों में से कम क्या है, 15,000। तो 15,000 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी तुम्हें अंडर सेक्शन 57। बचा हुआ जो बचा है ना 4,85,000, ये तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान के टैक्स कर दी जाएगी। ये तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान के टैक्स कर दी जाएगी। अब फिर से एक बार पॉइंट रिपीट करते हैं, एग्जाम्पल तो समझ आ गया होगा। सेक्शन 56 फैमिली पेंशन बोलते हैं इसको, ठीक है। If any employee is expired and pension is being received by his family member, यदि कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है और उसके पेंशन का पैसा उसके फैमिली मेंबर को दिया जाता है, तो ऐसे केस में जो फैमिली मेंबर को पैसा मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर दिया जाएगा। कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एंड अवेल्ड, लेकिन सरकार ने थोड़ी रियायत बरती और कहा है कि इनको हम कुछ डिडक्शन दे देंगे। कितनी, 1/3 ऑफ द पेंशन या 15,000, विच एवर इज लोअर की हम उनको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। बताइए, समझ आई बात। तो अभी हमने अपने पास ये सारे के सारे पॉइंट एन्युटी वगैरह के, पेंशन वगैरह के, और ये जो स्पेशल नोट्स थे, ये सब हमने अपने पास कंप्लीट कर लिए हैं। ये सब हमारे कंप्लीट है, ठीक है। अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल सेक्शंस की ओर। न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं साइड हो रहा हूँ, कुछ नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए प्लीज। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर सागर who retired on 1/10/2023 is receiving 5,000 per month as a pension। चलो ठीक है, मिस्टर सागर जो है वो रिटायर हो रहे हैं 1 अक्टूबर 2023 को, और उनको जो पेंशन मिल रही है दैट इज ₹5,000 पर मंथ, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा 1 फरवरी 2024 को, 1 फरवरी 2024 को उन्होंने सोचा ही कम्यूट 60% ऑफ हिज पेंशन, वो अपनी टोटल पेंशन में से 60% पैसे को, पेंशन को कम्यूट करना चाहते हैं। कम्यूट मतलब क्या होता है कि उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं और एक बल्क में पैसा लेना चाहते हैं, ठीक है। और जो 40% बच गए ना, वो उसको वो अनकम्यूट रहना देना चाहते हैं। आगे लिखा हुआ है एंड रिसीव 3,000। अच्छा, कम्यूटेड पेंशन के नाम पर कितने रुपए मिले उन्हें, 3 लाख रुपए मिले। कितने रुपए, 3 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन, आपको कंप्यूट करना उसका टैक्सेबल पेंशन। पहला पॉइंट, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहली बात कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसके हिसाब से आपको काम करना है। दूसरा, ये एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है जिसको ग्रेचुटी 5 लाख रुपए मिलती है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी इसको ग्रेचुटी भी मिलती है। तीसरा पॉइंट है ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेचुटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय है जिसे कोई ग्रेचुटी वगैरह नहीं मिलती है। बोलो, समझ आया बात? यस सर, बिल्कुल समझ आया है, ठीक है। अभी इसमें पता है क्या है, आपको सैलरी इनकम नहीं निकालना, आपको सिर्फ पेंशन वाला पॉइंट बताना है कि पेंशन कितना टैक्सेबल होगा और कितना एग्जम्प्ट होगा, ये केस आपको बताना है, ठीक है। तो केस को प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से। अभी क्या करूँ, मैं एक रफ डेटा यहाँ पर नोट कर रहा हूँ सो दैट मैं ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाऊंगा और इवन समझा भी पाऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए रफ डेटा मेरा क्या बोलता है, रफ डेटा बोलता है मिस्टर सागर 1/10/2023 को रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ, ये लीजिए चार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ किया। वो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2023 को क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। 1 अक्टूबर 2023 को वो हो रहे हैं रिटायर, ठीक है। अब वो रिटायर हो रहे हैं और उनको यहाँ से पेंशन मिलना शुरू हुआ, और पेंशन कितना मिला है, 5,000 पर मंथ। यहाँ पर उनको पेंशन मिल रहा है 5,000 रुपये पर मंथ का, ठीक है, 5,000 रुपये पर मंथ का मिल रहा है उन्हें पेंशन। इसके बाद उन्होंने 1 फरवरी में, यानी यहाँ पर 1 फरवरी 2024 को उनके मन में आया कि वो अपनी पेंशन को कम्यूट कराना चाहते हैं। जो 5,000 रुपये वाली पेंशन मिल रही है, इसके वो 2 टुकड़े करना चाहते हैं, कम्यूट कराना चाहते हैं, और कुछ को अनकम्यूट रहना देना चाहते हैं, कम्यूटेड, और एक है आपका अनकम्यूट। कितना है कम्यूट, वो कम्यूट कराना चाहते हैं 60% ऑफ पेंशन। कितना परसेंट, 60%। और उस 60% के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे, उन्हें मिलेंगे 3 लाख रुपए। कितने रुपए,
3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे। और जो 40% अब उनका अनकम्यूट बचा है, 40% जो उनका अनकम्यूट बचा है, उस 40% को अब वो हर महीने लेंगे। और वो कितना आएगा उनका हर महीना? हर महीना उनका आएगा, ये तो लिखा ही नहीं हर महीना कितना आएगा, चलो वो हम निकाल लेंगे, वो हम अपने पास निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो हो ही जाएगा हमारा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट था कि ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो लीजिए ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि हमारे पास मिस्टर सागर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में उनका पेंशन किस तरह से टैक्स किया जाएगा, किस तरह से एग्जाम किया जाएगा, ये अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, अगर वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले आप ये बताइए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों का जो अनकम्यूटेड पेंशन होता है, क्या वो एग्जाम्प्ट होता है, वो टैक्सेबल होता है? सर वैसे तो आपने बताया था कि वो एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, पहले आपने बताया था कि टैक्सेबल होता है, फिर आपने उसको एग्जाम कर दिया था। लेकिन दोस्तों वो एक कुछ कंडीशंस थी, सेक्शन 1018 वाले में कुछ कंडीशंस थी। अभी फिलहाल क्या है, ये हमारा टैक्सेबल पार्ट रहेगा, ठीक है, अनकम्यूटेड वाला। मैं फिर से बता दूं, कंफ्यूज मत होना, गवर्नमेंट जॉब वाले में अनकम्यूटेड जो होता है वो टैक्सेबल होता है, सर्टेन कंडीशंस होती है तब वो एग्जाम होता है सेक्शन 1018 के अंदर। वो क्योंकि यहाँ बोला नहीं हुआ है इसलिए मैं उसको एग्जाम नहीं मानूंगा, मैं उसको टैक्सेबल ही मानूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पहला पोर्शन मैं लूंगा अनकम्यूटेड का। जो पोर्शन मेरा अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है, अनकम्यूटेड पेंशन की यहां पर बात कर रहे हैं। तो अनकम्यूटेड पेंशन जो अगर आप देखेंगे तो वो हमें अक्टूबर से लेकर फरवरी तक नजर आता है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक तो पूरे 5-5 हजार रुपए मिले ना, बाद में उसे कम्यूट कराई, तो यानी उसका अनकम्यूटेड पेंशन अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 5000 इंटू में कौन सा महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं लेंगे क्योंकि फरवरी की तो 1 तारीख है। तो ये कितने महीने हुए, ये आपके हुए 4 महीने। कितने महीने हुए, 4 महीने। यानी अच्छा प्लीज कंफ्यूज नहीं होना भाई, उसने अपनी सैलरी को, सॉरी पेंशन को कम्यूट कब कराया, फरवरी में कराया ना, यानी फरवरी से पहले उसको 5-5 हजार रुपए मिल रहे थे ना, तो वही तो लिखा है 5,000 इंटू 4, जिसमें कौन कौन से महीने आ गए, इसमें महीने आ गए आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। और जनवरी की बात तो उसने फिर क्या करवा लिया था, अपना कम्यूट करा लिया था। सर जब कम्यूट कराया था तो कितना कम्यूट किया था, 60%, 40% क्या था अनकम्यूट, तो 50,000 का 40% कितना हुआ, 2,000 रुपए पर मंथ उससे तो मिलते रहेंगे ना, 2,000 रुपए पर मंथ तो उसे मिलते ही रहेंगे। प्लस यहां से लेकर 31 मार्च तक, यहां से लेकर 31 मार्च 24 तक उसको 2-2 हजार रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सर 2-2 हजार रुपए तो मिलते रहेंगे उसे, तो 2-2 हजार रुपए उसे हर महीने मिलते रहेंगे। तो कब तक मिलेंगे, अगर मैं इस साल की बात करूं, प्रीवियस ईयर, यहां लिख भी देता हूं, अगर मैं प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ हुए, फरवरी और मार्च 2 महीने हुए, ये लो इंटू 2, इसमें आपका एक फरवरी आ गया, एक मार्च आ गया, तो इन दोनों को जब हम करेंगे ये आ जाएगा 20,000, ये आ जाएगा 4,000, तो ये आपका आ गया 24,000 रुपए। ये पार्ट आपका जो 24,000 है ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका, टैक्सेबल हो जाएगा। सर एक बार फिर से बताएंगे, यस मैं बिल्कुल फिर से बताऊंगा। देखिए यहाँ पर ये था अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब है कि वो पेंशन जो आप रेगुलर इंटरवल पर लोगे, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 5,000 रुपए विड्रॉ किए 4 महीने तक, उसके बाद आपने अपनी पेंशन को कम्यूट करा लिया, 40% अनकम्यूट था, 60% कम्यूट था, इसका मतलब 5,000 का 40% यानी 2,000 रुपए पर मंथ आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुए 2 महीने, तो यहाँ से मिलना शुरू होगा आपको 2,000, क्योंकि यहाँ पर आपने कम्यूट करा लिया, कम्यूट ना कराते तो अभी भी आपको 5,000 ही मिलता रहता, ठीक है। यस सर बिल्कुल समझ आ गया। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका कम्यूटेड पेंशन का, अगला पॉइंट है आपका कम्यूटेड पेंशन का, ठीक है। अब देखिए जरा, एक मुश्त जो पैसा लिया, अब आप मुझे बताओ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक मुश्त पैसा लेगा तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, टैक्सेबल होता है, बताइए। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A क्लॉज 1 के अंदर ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। क्या होता है, ये फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। तो लिखेंगे रुपीज, अच्छा कितना मिला, 3 लाख रुपीज, 3 लाख, जो 3 लाख रुपए मिले हैं वो हम लिखेंगे फुल्ली एग्जाम्प्ट, फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10A क्लॉज 1 के अंदर एग्जाम्प्ट है, तो नथिंग विल बी टैक्सेबल, यानी उसकी टैक्सेबल सैलरी आ गई 24,000 रुपए। उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी आ गई कितने रुपए, 24,000 रुपए। बताइए आपको समझ आया पहला पॉइंट, बताइए प्लीज सभी लोग। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, यस सर क्लियर है। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, बी वाला पॉइंट। बी वाले पॉइंट में लिखेंगे ही
इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो क्या है बताइए, वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको रिसीव्ड हो रही है, रिसीव्ड ग्रेचुटी, उसको ग्रेचुटी मिल रही है, ठीक है। चलिए आइए, उसके अंदर भी दो पार्ट आएंगे, अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। अच्छा, अनकम्यूटेड पेंशन तो चाहे आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के केस में क्या रहेगा, टैक्सेबल। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब होल्डर हो तो भी आपको 4 महीने तक मिले होंगे, उसके फिर आपको 2-2 हज़ार रुपये मिले होंगे, तो यही कैलकुलेशन सेम आ जाएगी यहाँ पर। 5000 इंटू में 4, जिसके अंदर आपके मंथ आ जाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2000 इंटू में 2, जिसमें 2 महीने कौन कौन से आएंगे, फरवरी और मार्च के मंथ आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 24,000 रुपये। यानी जब दोनों के केस में टैक्स हो, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, तो दोनों का सेम ही तो आएगा 24,000। अब जो कम्यूटेड है उसमें फर्क आएगा। आइए हम बात करेंगे कम्यूटेड पेंशन की, कम्यूटेड पेंशन। अब इसको समझेंगे ज़्यादा ध्यान से। ये बताओ उसने कम्यूट कितना कराया था। अच्छा नहीं, कम्यूट तो कराया था, वो तो हमें समझ में आ गया 60%। अगर कम्यूटेड पेंशन है तो जरा वो वाला निकालो, पीछे जो आपने नोट्स बनाए थे, यदि अगर किसी को ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3, क्योंकि उसे भंडारे में सब्जी पहले मिल चुकी है, तो 1/3 ऑफ द 100% कम्यूटेड पेंशन इज एग्जाम्प्ट। आइए बताइए कम्यूटेड पेंशन उसको कितनी मिली है। सर अगर हम देखें तो उसे कम्यूटेड पेंशन जो मिली है दैट इज ₹3 लाख, उसे 3 लाख रुपए मिले। इसमें से कुछ पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेस करेंगे हम एग्जाम्प्ट, लेस करेंगे हम एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A क्लॉज 2A के अंदर एग्जाम्पशन मिलेगी, क्योंकि उसको ग्रेचुटी मिली है तो सेक्शन तो यही यूज होगा। कितना एग्जाम्प्ट होगा, 1/3 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन। सर ये बताइए ये जो 3 लाख है, ये जो 3 लाख है वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है, 60%। अगर तुमने 60% अपनी कम्यूटेड पेंशन कराई है तो तुमको 3 लाख रुपए मिले। इट मीन्स दिस 3 lakh नॉट रिप्रेजेंट 100% कम्यूटेड पेंशन, इट रिप्रेजेंट ओनली 60% कम्यूटेड पेंशन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 100% कम्यूटेड पेंशन। इट मीन्स अगर 60% कम्यूटेड पेंशन की वैल्यू 3 लाख रुपए है तो 1% की कितनी होगी, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, तो 100% की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इस तरीके से। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 0.60, सीधा कर दिया 5 लाख आगे। जानते हो यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती है, बच्चे पता है क्या करते हैं, वो देखते हैं 1/3 ऑफ 3 lakhs। भाई नो, 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन नहीं लिखा था, देखो पीछे नोट्स जाके दोबारा से, 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन नहीं लिखा था, साफ साफ लिखा था 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन, 100%। तो ये तो सिर्फ 60 है, तो हमने 100% वैल्यू निकाली जो कि आई 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख का 1/3 निकालेंगे, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन से क्या आ गया हमारा, 5 लाख आ गया। तो 1/3 ऑफ 5 lakhs, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम 5 लाख को इससे डिवाइड करेंगे तो लीजिए भाई, ये 5 lakhs डिवाइडेड बाई 1/3, यानी आ जाए 1,66,7, यानी इसको एग्जम्पशन मिलेगी ₹1,66,667 रुपीज़ की। बचा हुआ पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो 3 लाख रुपए हमें कम्यूटेड पेंशन मिले थे, 1,66,667 हमारा माफ हो गया, तो टैक्स हुआ हमारा जाके 1,33,333। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका आ जाएगा 1,57,333। ये पार्ट हमारा आ जाएगा, यानी इतनी इनकम उसकी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, इतनी इनकम उसकी टैक्सेबल हो जाएगी। बोलो बात समझ आइए, बताइए प्लीज, समझ आएगी बात, ठीक है। अब जो थर्ड पार्ट है वो मैं उस साइड करूंगा, थर्ड वाला पार्ट मैं उस साइड करूंगा, ठीक है। तो थर्ड वाले पार्ट को करें, यस सर। अब थर्ड वाले पार्ट में क्या था कि वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसे ग्रेचुटी नहीं मिलता। थर्ड वाला पॉइंट में ये है ना कि उसे कोई ग्रेचुटी का पैसा नहीं मिलता। तो जब ग्रेचुटी का पैसा नहीं मिलता तो ये सारी चीजें तो सेम रहेंगी, सिर्फ जो 1/3 है वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इस जगह पर सॉल्व कर दूं, यहाँ पर नीचे की साइड में। ये सब बिल्कुल आप प्लीज सॉल्व कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सी वाला पार्ट, ये लो सी वाला पार्ट यहाँ कर रहा हूँ।
ही इज अ नॉन, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और यहां लिखेंगे नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी, नॉट रिसीव्ड ग्रेचुटी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई ग्रेचुटी से रिसीव नहीं हुई है, तो पहला जो पॉइंट है वो तो बिल्कुल सेम निकलेगा। अनकम्यूटेड पेंशन, वही 24,000 आएगा, मैं लिख पूरा देता हूं, 5,000 इंटू 4 प्लस ये कौन कौन से मंथ आ गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फिर यहां से आपका आ जाएगा 2,000 इंटू 2, जिसके अंदर आपका फरवरी और मार्च आ जाएगा। ठीक है, ये 2 महीने आ गए, फरवरी और मार्च, तो इन दोनों को प्लस किया, ये आपका आ गया 24,000, 24,000। इसके बाद अगला आता है हमारा कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। ये क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि अगर किसी को ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, अगर वो उसे भंडारे में एक बार भी पूरी नहीं मिली, तो अब उसे पूड़ियां ज्यादा दी जाएंगी, मतलब उसे यहाँ कंपैरेटिवली एग्जम्पशन ज्यादा दी जाएगी। वहां 1/3 था, मतलब 33.33, यहां पर 1/2 हो जाएगा, यानी 50%, यानी 1/2 ऑफ कमिटेड पेंशन नहीं दोस्तों, 100% कमिटेड पेंशन। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 100% कमिटेड पेंशन। सर ये कैसे निकाला, दोबारा बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता दूंगा। देखिए जो 3 लाख है ना, ये 60% को रिप्रेजेंट करता है, तो 100% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 5 लाख को। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.5 लाख। अच्छा एक मिनट पहले, एक मिनट, इसको करने से पहले, अरे डस्टर कहाँ गया भाई? सर चुन्नी उठा लो ना। हाँ चुन्नी तो उठा लो, डस्टर गायब हो गया। सर डस्टर है भी, आप वैसे ऐसी पागल बना रहे हो? अरे पागल नहीं बना रहे भाई, डस्टर सच में है, पता नहीं कहाँ चला गया। डस्टर है, ठीक है, ऐसा मत सोचना। कम्यूटेड पेंशन कितना मिला ये बताओ? सर कम्यूटेड पेंशन मिला आपको 3 लाख, 3 लाख रुपीज़। उसमें से कुछ पार्ट क्या कर देंगे हम, एग्जम्प्ट कर देंगे अंडर सेक्शन 10(10)(a) क्लॉज 2(b) के तहत हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट, क्योंकि जिसको ग्रेचुटी नहीं मिली है उसका बी वाला सेक्शन होता है। ठीक है, कितना, 1/2 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन। सॉल्व करेंगे 2.5 लाख आ जाएगा, काटा पीटी करेंगे ना तो 2.5 लाख आ जाएगा। 2.5 लाख माइनस करने के बाद कितना बचा, 50,000। 3 लाख में से 2.5 लाख आपकी क्या हो गए, पूरे माइनस हो गए, 50,000 हुआ। तो अब इसकी जो इनकम है वो बनी 74,000 रुपीज़। कितनी बनी बताइए, 74,000 रुपीज़। यानी कि जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो उसकी सैलरी बनी 24,000, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ग्रेचुटी मिलती थी, सैलरी थोड़ी ज़्यादा बनी 1,57,333, क्योंकि भैया इसको ग्रेचुटी मिली है तो उसको एग्जम्पशन थोड़ी कम मिलेगी। इस बेचारे भाई को कोई ग्रेचुटी नहीं मिली थी, इसीलिए इसकी इनकम कम बनी 74 है, क्योंकि इसे एग्जम्पशन थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन से आपको कम्यूटेड पेंशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और अगर ये पूरे के पूरे नोट्स हैंड रिटन आप चाहते हैं, सीधा प्रिंट आउट निकाल के काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाए हुए टेक्स अड्डा के नाम से या प्रोटेक्स अड्डा के नाम से, आप लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमारे और भी कई सारे चैनल्स हैं, आप उनको भी पैरेलली सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगे यार आप ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।